एवरीवन, मैं संध्या बालाजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एनसीईआरटी क्लास 12 के आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो लोग क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। एग्ज़ाम आप लोग का करीब है और अब आप लोग लग जाइए पूरी मेहनत के साथ। और जो लोग नीट वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि उससे जो भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं वो बायो के एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं। तो इसलिए ये क्लास उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए पेन और कापी लेकर के। आइए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट में जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को, पहले पेज को जैसे ही टर्न ओवर करेंगे तो पहले हमको एक वर्ड दिखाई देगा जो है बर्थ टू डेथ है, यानी कि जन्म से लेकर के उसकी जो नेचुरल डेथ होती है, ये नेचुरल डेथ तक से होती है स्टार्ट। यानी कि जन्म से उसकी नेचुरल डेथ तक जो भी उन्होंने अपना लाइफ स्पेंड किया वही, यानी कुछ जीवन अवधि जो होती है उसकी वही होती है। तो अगर वो कोई आकस्मिक डेथ से मृत्यु हो रही है तो वो अलग बात है, लेकिन वो नेचुरल डेथ जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि हाथी की जो लाइफ स्पैन है वो 60 वर्ष है और बरगद की जो है वो 200 से 300 वर्ष तक होती है। ये जो लाइफ स्पैन है ये सबकी सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है और ये किसी के बनावट पे, बॉडी बनावट पे डिपेंड नहीं होती है, सबकी बनावट अलग अलग होती है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे इसका तोता और कौवे का आकार दोनों का सेम है, लेकिन इनकी जो जीवन अवधि है ये अलग अलग है। जैसे यहाँ देखिए, तोता की जो जीवन अवधि होती है वो 140 वर्ष होती है और जो कौवा की होती है वो 15 से 20 वर्ष की होती है। इनकी देखिए तो बॉडी की जो बनावट होती है वो सेम होती है, लेकिन इनकी जो जीवन अवधि होती है वो अलग। इसी तरह सारे एनिमल्स की अलग अलग होती है। चार्ट में एक बताऊं तो ये जो इन लोग की जो जीवन अवधि है, जैसे अगर जो भी पृथ्वी पे जन्म लिया है, जो भी आया है उसको जाना स्वाभाविक है, एक ना एक दिन उसको जाना ही जाना है। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी डेथ होती है, लेकिन उसकी जो स्पीसीज होती है वो इस पृथ्वी पे शेष रह जाती है। तो ये जीवन अवधि यानी वो आया है और उसकी नेचुरल डेथ होगी, आकस्मिक डेथ भी हो सकती है, और लेकिन उसकी स्पीसीज जो होगी वो यहाँ पे ये विशेष रह जाएगी। वही हम उसके बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। और वो विशेष बनती किसके लिए, रुकती कैसे है, वो हमारा होता है रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन से ही हमारी जो पृथ्वी पे स्पीसीज जो होती है वो जारी रहती है, अन्यथा वो भी समाप्त हो सकती है, लुप्त हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे डायनासोर हो गया, तो उसकी देखेंगे तो आज के डेट में हम लोग उसको बुक में पढ़ रहे हैं और वो लुप्त हो चुकी है प्रजातियाँ। जैसे अब यहाँ पे हम लोग जो रिप्रोडक्शन देखेंगे कि आगे रिप्रोडक्शन है, यानी इसको कहते हैं जनन। जनन किसे कहते हैं, पहले तो हम ये समझ लें कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन को दो भाग में करके देखा जाए तो री का मतलब होता है दोबारा, पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब हो उत्पादन करना, यानी कि दोबारा से उत्पादन करना। तो ये रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों को मिला करके बन जाता है हमारा जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सेम अपने जैसे संतान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, अपने जैसे संतान प्राप्त करने की क्षमता होती है, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे काऊ है तो काऊ का बेबी, बफेलो है तो बफेलो का बेबी, मंकी है तो मंकी का बेबी, और अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन का बेबी। इस तरह से सभी को अपने जैसे संतान प्राप्त करने की प्रक्रिया यानी क्षमता होती है, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है, इसी रिप्रोडक्शन के माध्यम से जो पृथ्वी पर हमारी जो स्पीसीज होती है वो कंटिन्यू, ये रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, यानी कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज ए 2 टाइप। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको कहते हैं लैंगिक जनन, और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। ये होता है अलैंगिक जनन, यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है ये इसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है।
रिप्रोडक्शन जो होता है ये जेनेटिक्स के आधार पे यानी आनुवंशिकता के आधार पे इसकी जो संतति होती है वो अपने जनक से समान होती है। यानी कि एसेक्सुअल में उसी को जो समानता पाई जाती है उसी को कहते हैं क्लोन। यानी कि ये जो क्लोन होता है यही होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें जो हूबहू उसकी जो शक्ल होती है हूबहू उसके जनक से मैच करती है, समान होती है। और ये जो अलैंगिक होता है, ये जो क्लोन बनता है ये क्लोन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सिंगल पेरेंट के अंतर्गत ये बनता है। उसके बाद ये जो निम्न श्रेणी में पाए जाते हैं, जैसे जो इन कुछ इसमें जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं वो, जैसे एग्जांपल के लिए बोले तो मोनेरा जगत के एनिमल और प्रोटिस्टा जगत के एनिमल, ये निम्न श्रेणी के एनिमल के अंदर ये प्रक्रिया होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आई थिंक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग को समझ, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकली रूप से और जो जेनेटिकली रूप से ये दोनों जो होते हैं इसके जो संतति होती है वह समान होती है। तो जो समान संतति वाले जीव होते हैं उन्हीं को कहते हैं क्लोन। यानी कि उनके जो फैक्टर होते हैं, उनके जो संरचनाएं होती है वो समान होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो यहाँ पे एक मैं अमीबा का एग्जाम्पल आप लोग को दे रही हूँ। जो अमीबा होता है ये एक अपनी जो ये जनक है और जनक से ये जो संतान प्राप्त हो रही है यानी कि यह एक टाइप का क्लोन बना रहा है। ये दोनों, ये एक अमीबा से दो अमीबा बन गया और ये दोनों के जो संरचनाएं हैं, दोनों के जो जीन है, मॉर्फोलॉजिकल है, वो दोनों के समान है, इसलिए इसको क्लोन कहते हैं। और यही क्लोन बनता है। तो ये मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली ये दोनों जो है ये अमीबा में इस प्रकार के पाए जाते हैं। यानी अमीबा में जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इस प्रकार से क्लोन का निर्माण करता है। देखेंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो एसेक्सुअल के जो टाइप होते हैं वो यहाँ पे मुख्य रूप से 6 दिए हुए हैं। जो फिजन खंडन होता है, बडिंग मुकुलन होता है, स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणुधानी जिसको बोलते हैं, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होता है और फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद होता है वर्धी या कायिक होता है, उसका रीजनरेशन यानी कि उसकी जो रीजनरेशन होता है, उसके बाद अगला हमारा आता है यानी पुनरुद्भवन होता है जिसको रीजनरेशन कहते हैं। तो ये 6 टाइप के जो हमारे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से अगली वीडियो में, अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से फ्यूजन होता है और किस प्रकार के एनिमल्स में होता है। तो विथ एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे और डिटेल से एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। इस तरह से ये हमारी टॉपिक कवर हो गई है। अब हम इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे वनडे एग्जाम और जो हमारे 12th के क्लास एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पूछते कि व्हाट इज लाइफ स्पैन जो होता है, तो लाइफ स्पैन 1 to डेथ तक होती है, उसी को लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी जो अपने जीवन काल में उन्होंने अपना लाइफ स्पैन किया। उसके बाद अगर ये पूछ ले कि जो निषेचन नहीं होता है वो किस में नहीं होता, तो निषेचन सेक्सुअल में, सेक्सुअल में नहीं होता है। और उसके बाद अगर ये पूछ ले कि इसके जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पूछ ले तो 6 टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर पूछ ले कि जो निम्न श्रेणी के जीव पाए जाते हैं वो किसमें आते हैं, तो निम्न श्रेणी के जैसे मोनेरा जगत के हो गया, प्रोटिस्टा जगत के हो गया, तो इस टाइप से इसमें पाए जाते हैं। जैसे अगर पूछ ले कि इनका जो जीवन अवधि होता है, जैसे पूछ ले कि हाथी का जीवन काल क्या होता है, ह्यूमन का जीवन काल क्या होता है, तो इस टाइप से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप हैं वो किस तरह से वो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं और किस प्रकार के एनिमल में किस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से अगली क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा और जो मैं 5 से क्वेश्चंस बोली हूँ इस टॉपिक से आप लोग उस क्वेश्चन को कर जरूर करिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करिए। तो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग अगला आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, इसमें कितने पेरेंट्स की जरूरत होती है, इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है और किस तरह के जीव इसमें आते हैं। तो आइए एक एक के बारे में आराम से देखते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन होता है यानी हिंदी में इसको लैंगिक जनन कहते हैं। ये जो लैंगिक जनन होता है इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, यानी कि मेल और फीमेल की जरूरत होती है। इसमें दोनों पेरेंट्स यानी नर और मादा दोनों मिलकर के
इसका जो नया जन्म जीव होता है उसका निर्माण करते हैं। और अलैंगिक में क्या हम लोग पढ़े थे कि जो अलैंगिक का होता है उसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उसमें क्लोन बन रहा था, यानी कि उसके जो जीन थे वो जीन के आधार पे उसके जो बेबी थे, उसके जो जीव थे वो एकदम सेम थे, यानी कि उसी के टाइप के क्लोन का निर्माण हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें 2 पेरेंट्स होंगे। आई थिंक आप लोगों को ये जो रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है और इसमें क्लोन नहीं बनते हैं, इसमें जनन होता है। और ये जो जनन है वो मेल और फीमेल के माध्यम से, यानी दोनों पेरेंट्स के माध्यम से होता है। अब हम अगली अवस्था में देखेंगे कि इसका जो जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या होती हैं, यानी कि अब तक तो हम पढ़ लिए रिप्रोडक्शन हो रहा है, न्यू जीव बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, तो सारे जीव में अलग अलग का रिप्रोडक्शन हो रहा था, जनन हो रहा था। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल में देखेंगे कि जीवन चक्र की अवस्थाएं, तो ये जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है वो हम यहाँ से करेंगे कि ये जो अवस्थाएं, पहले तो अवस्थाएं की समझ लिए कि ये शुरू से तो रिप्रोडक्शन की अवस्थाएं प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं, तो यहाँ से इसकी होती है स्टार्टिंग कि इसका जो जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो अवस्थाएं जो है जैसे 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा किशोरावस्था और दूसरा होता है प्रजनन अवस्था, यानी कि जो नाइलाई फेज कहते हैं और इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। यानी कि जब वो किशोरावस्था में रहता है तो वह उसमें केवल बॉडी में ग्रोविंग होती है, बॉडी ग्रोथ करती है, और जैसे उसमें प्रजनन करने की क्षमता हो जाती है उसको रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, यानी कि प्रजनन अवस्था कहते हैं। यानी कि अब उसमें रिप्रोडक्टिव करने की क्षमता हो चुकी है, प्रोड्यूस हो गई है, तो अब वो प्रजनन की अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा था वो दोनों 2 टाइप के, दोनों इस तरह से उसमें स्टार्टिंग होती है। अब अगर पौधों में देखा जाए तो पौधों में यानी प्लांट में ये 2 टाइप के होते हैं, जैसे एक मोनोकार्पिक होता है और एक पॉलीकार्पिक होता है। जो मोनोकार्पिक होता है वो जीवन काल में केवल एक बार ही वो अपना वो जीवन में अपने एक बार ही रिप्रोडक्शन कर पाता है। और पॉलीमार्पिक होता है वो प्रत्येक वर्ष में, यानी कि हर वर्ष में उसमें पुष्प आते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें तो आम हो गया, सेब हो गया। और जो मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल होते हैं उसमें देखा जाए तो वो होता है बांस यानी बम्बू। ये जीवन काल में एक मतलब अपने प्रत्येक वर्ष में ये केवल एक बार ही ये रिप्रोडक्शन करता है। और जो पॉलीमार्पिक होते हैं, ये पॉलीकार्पिक जो होते हैं ये पॉलीकार्पिक प्रत्येक वर्ष में करते हैं और ये एक वर्ष के बाद में प्रत्येक वर्ष के बाद करता है। थर्ड हमारा आता है सनसेट फेज, यानी कि सनसेट फेज जो होते हैं ये इसको कहते हैं जीड़ा अवस्था। जीड़ा अवस्था में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर देती है। जैसे देखेंगे तो जैसे जैसे एज 40 प्लस होते हैं धीरे धीरे हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो उसी तरह ये जो जीड़ा अवस्था होती है इसमें जो फंक्शन करनी हमारी बॉडी धीरे धीरे कम कर देती है। और ये 3 जो फेज थे, एक जो था किशोरावस्था और एक था प्रजनन अवस्था और एक है जीड़ा अवस्था। यानी कि तीनों जो किशोरावस्था है उसमें बॉडी ग्रोविंग करती है और जो रिप्रोडक्टिव फेज है यानी कि जो जनन अवस्था है वो प्रजनन अवस्था में, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता उसके अंदर हो जाती है, उसको रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है जीड़ा अवस्था में कि इसमें जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे फंक्शन करेंगे कि जो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो जैसे अब निषेचन करने की भी तो कई अवस्थाएं होती हैं, तो उस अवस्था को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो किस टाइप से है, यानी उनकी जो लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटनाएं हैं वो क्या है। तो इसमें पहला है पूर्व निषेचन, यानी कि पहला निषेचन। और निषेचन कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है। और पश्चावस्था निषेचन, यानी कि पश्चावस्था निषेचन के पश्चिम अवस्था में, तो पश्चा यानी कि बाद वाली अवस्था में क्या होता है। तो पहली अवस्था और पश्चावस्था और निषेचन तीनों के बारे में देखेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि युग्मक जनन जो होता है वो युग्मक जनन युग्मक का स्थानांतरण करता है। इसमें जो निषेचन होता है यानी कि नर और मादा ये दोनों मिलकर के निषेचन करते हैं। और पश्चावस्था में क्या होता है कि ये दोनों मिलने के बाद जो नर और मादा दोनों मिलकर के जो प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो जाइगोट बना
अवस्था में ये जाइगोट बनता है। अब उसके बाद अगले स्टेज में क्या होता है कि जाइगोट टूटता है और जाइगोट टूटने के बाद वो एम्ब्रियो में जाकर के एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये तीनों अवस्थाएं थी। पहले में वो पूर्व निषेचन यानी निषेचन करने के पहले ये क्या पहली अवस्था में क्या होता है, उसके बाद निषेचन कैसे होता है, नर और मादा के पास जाकर के वो निषेचन करते हैं, जिसके माध्यम से वो पश्चावस्था में जाने के बाद वो जाइगोट का निर्माण करता है। वो जाइगोट टूटता है, उसके बाद ये न्यू जाइगोट न्यू जीव का निर्माण करता है। इस तरह से लैंगिक जनन की घटनाएं थी, किस तरह से ये निषेचन कर रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो लैंगिक जनन की घटनाएं हैं उसके बाद हमारा अगली पॉइंट आती है, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो अब थर्ड वाला देखा जाए तो इसमें जो कुत्ता डॉग का अगर देखा जाए गुणसूत्रों की संख्या तो उसकी होती है 78। अब 78 का पेयर्स होता है, इसका पेयर्स होगा 39, यानी कि 39 इसका पेयर्स इसमें होता है। इस तरह से सारे जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। इसी तरह से प्लांट में भी होती है। प्लांट में सबकी संख्याएं जो होती है गुणसूत्रों की वो भी अलग अलग होती हैं और मनुष्य में भी अलग अलग होती है। इस तरह से गुणसूत्रों के माध्यम से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। तो ये था हमारा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो लैंगिक जनन था कि लैंगिक जनन में किस तरह से घटनाएं होती थी और क्या उसके रोल थे और किस तरह से उसमें जाइगोट बन रहा था, किस तरह से निषेचन हो रहा था। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो गुणसूत्रों की संख्या ये भी सबकी अलग अलग थी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिया है। ये एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा है, मैं आप लोग को इसको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसके जो टॉपिक थी हमारी ये कवर हो चुकी है। अब इसके कुछ क्विक रीजन में क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कितने पेरेंट्स, तो इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं। और हम लोग जैसे घटनाएं के बारे में चर्चा कर लिया जाए तो इसके जैसे रिप्रोडक्शन के कितने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने फेज थे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेज थे। एक किशोरावस्था था और एक प्रजनन अवस्था था और एक जीवावस्था था। तो प्रजनन अवस्था थी जिसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता हो गई थी और उसके बाद एक किशोरावस्था जिसमें बॉडी ग्रूविंग कर रही थी और एक जो हमारा थर्ड वाला था उसमें था जड़ावस्था यानी कि उसमें जो हमारी बॉडी की जो होती है वो धीरे धीरे फंक्शन करना कम कर देती है। उसके बाद हमने घटनाएं के बारे में पढ़ा। इनकी जो 3 घटनाएं थी यानी कि पूर्व निषेचन था और निषेचन था जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर के निषेचन कर रहे थे। उसके बाद हमारा एक था पश्चावस्था यानी कि पश्चावस्था था। पश्चावस्था में क्या था कि इसमें जो जाइगोट का निर्माण हो रहा था। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो जाइगोट का निर्माण हो रहा था हमारा पश्चावस्था में। और अगर इस टाइप से क्वेश्चन कर ले कि व्हाट इज द फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 3 फेज थे वो नाम आप लोग दे सकते हैं। और उसके बाद अब हमारा अगली पॉइंट आती है कि जो हम लोग इसके बारे में जो गुणसूत्र युग्मक के बारे में पढ़े हैं। ये जैसे गुणसूत्र सारे जीव में अलग अलग होता है। जैसे अगर ह्यूमन का पूछ ले तो 46 होता है, डॉग का पूछ ले तो इस तरह से सबका अलग अलग होता है। जो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ चुका है, सारे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद से क्वेश्चन करिए और अगर कोई डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करिए। हम फुल कोशिश करेंगे कि आप लोग का टाइम पर रिप्लाई कर दें। इस तरह से हमारा टॉपिक कवर हो चुकी है। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में।